बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस फिज़िक्स के चैप्टर के एमसीक्यूज़ की बात करने लगे हैं वो है मोशन एंड फोर्स। तो आइए पढ़ते हैं पहले एमसीक्यूज़। एवरीथिंग इन वास्टनेस ऑफ स्पेस इज़ इन स्टेट ऑफ। जो कायनात में पाई जाने वाली हर चीज़ जो है वो क्या है, किस चीज़ में है, किस हालत में है। रेस्ट में है, रेक्टिलिनियर मोशन है, परपेचुअल मोशन है, या सर्कुलर मोशन है। तो ये है परपेचुअल मोशन, यानी दायमी। परपेचुअल कहते हैं दायमी को, जो शुरू से थी और आखिर तक रहेगी। इफ़ द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंक्रीजेज कांस्टेंट रेट विद टाइम, then bodies had to behave यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, या यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्योंकि वो जो स्लोप है वो इंक्रीज़ हो रही है, कांस्टेंट रेट के। इसका मतलब उसकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव मैनर्स में बढ़ रही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़, जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी मैग्नीट्यूड क्या आती है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस अ कर्व्ड पाथ, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन चेकआउट करें जो कि 9th से फिजिक्स में पढ़ाई जाती है डिस्प्लेसमेंट की, वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमारे पास d/t, ये इक्वल टू हमारे पास वेलोसिटी होता है। v इज इक्वल टू d/t, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज वेलोसिटी के लिए हमें उसकी डायरेक्शन चाहिए, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड फार्मूला होता है। मीटर का लेंथ आ जाएगा और सेकंड का यहाँ पर टाइम आ जाएगा, तो LT-1 स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे। ये हमारे पास क्या है, इसकी डायमेंशन आ जाती है। उसके बाद है विच लॉ इज एप्लीकेबल इन द मोशन ऑफ द रॉकेट इन स्पेस। जब हम किसी रॉकेट को स्पेस में भेजते हैं उसमें कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, या फिर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो वहाँ हमारे पास जो लॉ लागू होता है वो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसके बाद है इफ़ बॉडी इज़ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन, अगर कोई जिस्म जो है वो हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जब वेलोसिटी उसकी तब्दील नहीं हो रही, तो इसका मतलब उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो इट्स एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। बाकी ये लिखा हुआ है इट्स डायरेक्शन में भी चेंजिंग, इट्स एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। तो एक्सेलरेशन तो वेरिएबल हो ही नहीं सकती क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है। उसके बाद है हमारे पास इन केस ऑफ एवरेज वेलोसिटी अ बॉडी में फॉलो। एवरेज वेलोसिटी जब हम फाइंड आउट करते हैं उस वक्त जो एक जिस्म है वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा होता है, उसके पास स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड लाइन, कर्व पाथ, स्ट्रेट पाथ, या वेरिएबल मोशन। तो ये कुछ भी हो सकता है। जब हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं वो स्ट्रेट पाथ की भी हो सकती है, कर्व पाथ की भी हो सकती है, वेरिएबल मोशन की भी हो सकती है, और ऑल ऑफ देम, ये सारी चीज़ें इनमें हो सकती हैं। बाद हमारे पास है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी is uniform, the velocity time graph is a straight line which is parallel to x-axis, parallel at angle of 45 degree with the positive x-axis or along y-axis। उसने कहा velocity of body यूनिफॉर्म है, उसकी velocity जो है वो यूनिफॉर्म है, वो वेरी नहीं कर रही, तो velocity time graph उसके x-axis के पैरेलल जाएगा। अच्छा, उसके बाद है the instant velocity does not change, the body is moving with a इनिशियल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या नॉन ऑफ दीज। जो है इफ़ द इंस्टेंट वेलोसिटी डज नॉट, अगर उसकी जो है इंस्टेंट वाली वेलोसिटी वो तब्दील नहीं हो रही, यानी किसी लम्हे पर, किसी भी वक्फे पर जो हम चेक करते हैं वो तब्दील नहीं हो रही, तो उसका मतलब उसकी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो उससे मूव कर रहा है। तो एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, तो ये हमारे पास स्केलर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद है डी एक्सेलरेशन मीन्स द स्पीड ऑफ बॉडी इज़, अगर डी एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब है उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ नहीं बल्कि क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। उसके बाद एट द हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिकम ज़ीरो। ये जिस तरह हम खेलते हुए बिल फर्ज हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट का बॉल जब हम कैच खेलने के लिए ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो बॉल अपनी एक मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद वहाँ पर चंद नैनो सेकंड के लिए रुकता है, उसके बाद नीचे आना शुरू होता है। तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का वो क्या होता है, एक लम्हे के लिए ज़ीरो। उसके बाद है when the velocity of a body is increasing acceleration produced is, when the velocity of body इंक्रीज, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। अगर डिक्रीज कर रही होती है तो फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए कार इज कांस्टेंट, जब एक कार की वेलोसिटी कांस्टेंट है, देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, या स्ट्रेट लाइन राइजेज द सेम हाइट
फॉर इक्वल इंटरवल या हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन। अगर उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट जा रही है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो हमारे लिए हॉरिजेंटल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है रेन ड्रॉप फॉल्स टूवर्ड द ग्राउंड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, दिस सजेस्ट दैट ग्रेविटेशनल फील्ड, जब वो कहते हैं एक बारिश का कतरा जो होता है वो ज़मीन की तरफ एक कांस्टेंट मुस्तकिल वेलोसिटी से गिरता है जो कि तब्दील नहीं होती, तो ग्रेविटेशनल फील्ड डज नॉट एक्ट ऑन द रेन ड्रॉप, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो एक्ट ना करता तो वो नीचे की तरफ नहीं गिरता, कहीं और चला जाता दाएं बाएं। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ रेन ड्रॉप इज ज़ीरो, ये भी नहीं हो सकता। देयर इज सम रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी उसको डाउनवर्ड खींचती है तो उसके लिहाज से एक अपवर्ड कोई रेजिस्टिव फोर्स मौजूद है जिसकी वजह से वो बड़ी कांस्टेंट और लो वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ गिरता है। द साइड ऑफ, ये भी गलत है। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर व्हेन अ कार मूव विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज आ, जब एक कार मूव करेगी हमारे पास किसके साथ, कांस्टेंट हमारे पास उसकी एक्सेलरेशन होगी तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर इसने जो आंसर इसका गलत लगाया हुआ है, MCQs नंबर 16 में हमने यही बात की है, इसका हॉरिजॉन्टल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ज़ीरो व्हेन द पार्टिकल इज़ इन मोशन फॉर सम टाइम, अगर एक पार्टिकल कुछ वक्त के लिए, थोड़े से लम्हे के लिए अगर वो मूव कर रहा था, कौन सी चीज़ जो है वो ज़ीरो हो सकती है। स्पीड तो ज़ीरो नहीं हो सकती, हाँ डिस्प्लेसमेंट उसका ज़ीरो हो सकता है क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स होता है, ये डिस्टेंस भी वो कवर करेगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है यानी वो स्ट्रेट लाइन में हो सकता है, उसने मूव ना किया हो तो ये चीज़ हमारे पास, ये चीज़ हमारे पास ज़ीरो हो सकती है। उसके बाद आ जाएं, हमारे पास है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इफ़ अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म, अगर एक जिस्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, आप उसकी एवरेज निकालें या आप उसकी इंस्टेंटेनियस निकालें तो वो आपके पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, सेम आएंगी। उसके बाद है हमारे पास बाय कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी V/T, इसका एरिया अगर कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या निकलता है, डिस्टेंस निकलता है, ना एक्सेलरेशन ना वेलोसिटी, बल्कि क्या निकलता है, डिस्टेंस निकलता है। उसके बाद है जी हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ कंसर्न द फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज़, ठीक है, दो अजसाम के दरमियान उसने एक कशिश की फोर्स के बारे में जो है वो बात करता है। न्यूटन्स का जो तीसरा कानून है, एक्शन एंड रिएक्शन की वाली बात है ये। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू थर्ड लॉ इज इन नॉट करेक्ट, उसने कहा नीचे जो दिए गए स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कौन सी बात जो है वो इसके कानून के मुताबिक ठीक नहीं है। दिस टू फोर्सेज मस्ट बी सेम टाइप, वो भी हो सकती हैं, इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है। उसके बाद जो बी वाला ऑप्शन है वो कहता है द टू फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट सो बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम वाली बात यहाँ पर उसने गलत की है। न्यूटन के थर्ड लॉ में कहीं भी हमने इक्विलिब्रियम के बारे में ऐसी कंडीशंस नहीं पढ़ी। टू फोर्सेज आर ऑलवेज अपोजिट इन डायरेक्शन, टू फोर्सेज आर ऑल टाइम इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो जो बी वाला पॉइंट है ये वाला हमारे पास यहाँ पर रॉन्ग लिखा हुआ है। उसके बाद है द इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कैन आल्सो बी अप्लाइड टू फ्री फॉल मोशन, जो इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, मोशन की जो इक्वेशंस हैं वो कहता है वो हम अप्लाई कर सकते हैं फ्री फॉल मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग विद, जो एक जिस्म फ्री फॉल कर रहा हो, किस चीज़ से वो मूव कर रहा हो, कि हम वो इक्वेशन इनके ऊपर भी लगा सकते हैं, एक्सेलरेशन से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से या नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हुई तो हम वो वाली इक्वेशंस जो हैं जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड अजसाम पर लगाते हैं वो कांस्टेंट वेलोसिटी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑफ मास m वर्टिकली अपवर्ड, तो वो आपको पता है W इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास mg, तो मिनिमम mg फोर्स होनी चाहिए। उसके बाद है फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टेशनड ऑन अर्थ इज़ अप्रॉक्सीमेटली एन एग्जाम्पल ऑफ, हम ज़मीन के ऊपर रहते हुए हम कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हैं वो हमारे पास अनर्शियल फ्रेम होता है, क्योंकि न्यूटन का पहले कानून को लॉ ऑफ अनर्शिया कहते हैं और ज़मीन के ऊपर वो तकरीबन हर एक चीज़ पर पहला कानून उसका लागू होता है। हाँ अगर हम ज़मीन से बाहर कहीं स्पेस में चले जाते हैं तो वहाँ हमारे पास नॉन अनर्शियल फ्रेम होंगे, वहाँ पर अनर्शियल फ्रेम नहीं लागू होता। 26 पे फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इज, ये न्यूटन के का सेकंड
जो लॉ था उसमें है इट्स ओन डायरेक्शन, वो अपनी ही सिमत में जो फोर्स लगती है वो अपनी ही सिमत में क्या पैदा करती है, एक्सेलरेशन पैदा करती है। उसके बाद है एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम। तो ये फर्स्ट ईयर में जो है चैप्टर है उसमें जो मैक्सिमम रेंज या मैक्सिमम उसकी हाइट, वो टाइम ऑफ फ्लाइट, उसमें जो है वो एंगल हम निकालते हैं वो 45 डिग्री निकालता है। उसके बाद है फॉर अ फिक्स्ड फोर्स लार्ज इज़ द मास ऑफ बॉडी। फोर्स फिक्स्ड हो, मास को ज़्यादा कर दें तो क्या हो जाएगा, स्मॉलर इज़ द एक्सेलरेशन। मास ज़्यादा हो जाएगा तो फोर्स जो है वो कम पड़ जाएगी उसके लिए, तो उसकी एक्सेलरेशन जो है वो कम हो जाएगी। उसके बाद है 29 आफ्टर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ फॉग ड्रॉपलेट फॉल्स वर्टिकली विद एन एक्सेलरेशन। जब मास और उसकी वेलोसिटी आपस में बराबर हो जाती है तो वो टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेता है, फिर वो वेलोसिटी तकरीबन इक्वल टू ज़ीरो होती है। इसीलिए हमें जो है वो फॉग ड्रॉपलेट ऐसे नज़र आते हैं जैसे वो सस्पेंडेड इन एयर हों। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास है अ कुलेयन इन विच द काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व्ड इज़ कॉल्ड। वो इन इलास्टिक कुलेयन होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड इज नाउन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये हमने जो है हमारे पास MCQs नंबर 25 था, उसमें मैंने बात आपको डिटेल में बताई है। उसके बाद आ जाएं एट द टॉप ऑफ हमारे पास उसके बाद एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्टरी प्रोजेक्टाइल द एक्सेलरेशन इज। जो हमारे पास उसकी टॉप जो ट्रेजेक्टरी होती है उसके ऊपर हमारे पास एक्सेलरेशन उसकी जी में होती है डाउनवर्ड, तो वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग यानी ग्रेविटी के इक्वल हो जाती है। उसके बाद अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ टावर विद जीरो वेलोसिटी, वेलोसिटी उसकी जीरो है, रीचेस ग्राउंड 4 सेकेंड, द हाइट ऑफ द टावर इज अबाउट। ये आप सेकंड इक्वेशन से हल करेंगे, वेलोसिटी उसकी इनिशियल जीरो हो जाएगी, टाइम 4 सेकंड का उसने आपको बताया हुआ है, तो ये तकरीबन 80 मीटर के बराबर आ जाता है। यहाँ पर आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 के बजाय 10 भी यूज़ कर सकते हैं। 9.8 करेंगे तो फिर गालबन आपके पास 78 या 76 के अकॉर्डिंग जवाब आएगा। यूनिट ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स का यूनिट जो है, इम्पल्स का ये फार्मूला लिखा, ये इसका हो गया, फिर यहाँ से टाइम से सेकंड आ गया, तो ये आप देख रहे हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये माइनस के 2 है, ये प्लस का 1 है, तो माइनस का 1 बच जाएगा, तो किलोग्राम पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ये इसका यूनिट आ जाता है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट अ सर्टेन प्लेस डिपेंड्स अपॉन। किसी भी ख़ास मकाम पर जो है हॉरिजॉन्टल रेंज जो है प्रोजेक्टाइल की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। पहला ऑप्शन है द मास ऑफ प्रोजेक्टाइल, और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तीसरा है द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और चौथा जो है वो एंगल एज वेल एज वेलोसिटी, यानी ये एंगल और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करती है। उसके बाद है द वेलोसिटी ऑफ एन एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन सर्कल। सर्कल में जब एक जिस्म मूव करता है उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किस तरह होती है, ये देखिए एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल होती है और वेलोसिटी टेंजेंट के अलॉन्ग होती है, तो ये एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी 90 के एंगल पर होते हैं। उसके बाद इफ़ एन आयरन बॉल एंड अ वुडन बॉल ऑफ द सेम रेडियस वाज रिलीज फ्रॉम अ हाइट इन वैक्यूम एंड टाइम टेकन बोथ देन रीच ग्राउंड विल बी। अगर दोनों एक वो कहते हैं लोहे का है और एक लकड़ी का है, हाइट सेम है, लेकिन उनको वैक्यूम में फेंका जा रहा है, वहाँ पर एयर फ्रिक्शन नहीं होगी, तो ये ड्रैग फोर्स नहीं होगी, तो इनको जब हम निकाल देंगे तो वो एग्जैक्टली इक्वल टाइम में नीचे ग्राउंड पे स्ट्राइक करेंगे। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम इज नॉट ट्रू। इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है, पहले लिखता है द ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट रेस्ट। हाँ, किसी भी जिस्म का रेस्ट पर होना इसके लिए कोई शर्त ज़रूरी नहीं है। उसके बाद है एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्टरी प्रोजेक्टाइल डायरेक्शन इज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। जब एक ट्रेजेक्टरी प्रोजेक्टाइल जो है वो एक अपनी हद मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने बताना कि उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी और उसकी एक्सेलरेशन, उसकी डायरेक्शन, देखें एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, तो ये वेलोसिटी उसकी इसके टेंजेंट होगी, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर आ रहे हैं। उसके बाद है हमारे पास लास्ट वन MCQ, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ सरफेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड। तो उस वक्त स्टैटिक नहीं डायनामिक फ्रिक्शन होती है, लिमिटिंग भी नहीं, रोलिंग भी नहीं, तो ये हमारे पास डायनामिक फ्रिक्शन वाला आंसर यहाँ पर ठीक है, जब कोई बॉडी एक सरफेस के ऊपर जो है वो मूव कर रहा होता है।